So today we'll start with the cross product lecture. हमने स्केलर प्रोडक्ट देख लिया, उसकी प्रॉब्लम्स भी कर ली थी. सो टुडे विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और उसके बाद हमारा वेक्टर्स ख़त्म हो जाएगा. क्रॉस प्रोडक्ट कंपैरेटिवली छोटा है तो हम 2 क्लासेस में मिसलेनियस के साथ इसको ख़त्म कर पाएंगे. तो इस वीक में हमारा ये ख़त्म हो जाएगा एंड फिर नेक्स्ट वीक हम मंडे से 3D शुरू कर देंगे. तो कल मैं क्लास रखूंगा. आई लेट यू नो वंस विल बी एट द एंड ऑफ द क्लास विल डिस्कस. सो काइंडली डोंट लीव, बी देयर. ये हम लोग डिस्कस करेंगे और अभी हम जो डिस्कशन में जा रहे हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट के डिस्कशन में जा रहे हैं. अब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं दो वेक्टर्स के बीच, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ये दो वेक्टर्स हैं और ये दोनों इंक्लाइंड हैं कोई एक एंगल थीटा पे. ये एक वेक्टर इधर आ रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है और ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया. क्रॉस का मतलब क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज करते हैं तो जो वर्ड आता है वो आता है वेक्टर ए क्रॉस बी. इसका डेफिनेशन दिया गया है. तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमारे पास एक वेक्टर आता है, लेकिन जब हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहां पे एक स्केलर आता है. तो यहाँ वेक्टर आएगा जो डिफाइन है, ये इसकी डेफिनेशन है, इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. तो अभी तक तो ये स्केलर ही है इनटू एन कैप. एन कैप क्या है? एक वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर. और कैसा वेक्टर? यूनिट वेक्टर. तो ए क्रॉस बी जो निकलता है वो एक वेक्टर निकलता है. और कैसा वेक्टर निकलता है बच्चे? जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है. दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर. वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है. तो एक ऐसा वेक्टर निकालते हैं हम ए क्रॉस बी में जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है. तो जो एन कैप है वो उसकी डायरेक्शन है. सो इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ. तो ये जो वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर वो इन दोनों के ये है. तो अगर आप स्क्रू लेते हैं अपने हाथ में और उसको राइट की तरफ घुमाते हैं तो ये वो स्क्रू के जैसे पॉइंट करेगा. तो आप ओ ए इधर है, ओ बी उधर है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना. आप देखिए डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज में जब आप दो वेक्टर्स को रोटेट करेंगे तो जो वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा वो है. तो इसको हम से वेक्टर सी कह देते हैं. सो वेक्टर सी इज ए वेक्टर which is perpendicular to both वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. इसका इंपॉर्टेंस 3D में ज्यादा हो जाता है. स्केलर प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं है. जब आप 3D पढ़ोगे बच्चे तो वेक्टर प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा आएगा. तो वेक्टर सी इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. तो अंडरस्टूड है सी डॉट ए सी डॉट बी दोनों ही जीरो आने चाहिए. क्यों आने चाहिए? क्योंकि अगर एक वेक्टर किसी के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है. तो सी एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के क्या आएगा बच्चे? परपेंडिकुलर. अब ये ए क्रॉस बी आया, लेकिन जब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालूंगा बच्चे तो फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा. एन कैप क्यों गायब हो गया बताइए? क्योंकि जब आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है. इसीलिए हमारे पास इस फॉर्मूले में जब ए क्रॉस बी का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मेरे बच्चे एन कैप नहीं आएगा. डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है. दोनों के अपने अपने रेलेवेंस होते हैं. इसमें भी हम कई सारी ऑब्जर्वेशंस और ये सब निकालेंगे. और 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई, ये हमारी बात हुई. तो पहले मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस प्रोडक्ट का और समझा दूं कि क्या एग्जैक्टली हम जब डायरेक्शन और उसकी बात करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली. या
ये आई होप आपको डायग्राम अभी नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं करता हूं। आपको अब ये मेरा डायग्राम दिख रहा होगा, एकदम आराम से और क्लियर दिख रहा होगा सब बच्चों को। अब आप देखिए कि A क्रॉस B का मतलब क्या होता है, जो ये स्क्रू सिस्टम बता रहे हैं। कॉमर्स वाले बच्चे ध्यान से समझिए। ये देखिए, एक वेक्टर बच्चे इस एक्सिस के अलोंग आ रहा है और एक वेक्टर इस एक्सिस के अलोंग आ रहा है, और ये एंगल है। तो ये कह रहे हैं जैसे आप एक स्क्रू को घुमाते हैं, जहां आपका अंगूठा जाएगा, ये देखो आपका थंब, तो ये किसकी डायरेक्शन देगा? ये एक वेक्टर A क्रॉस B निकलेगा। That is what it means. So what does this mean? In a right-handed coordinate system, ये right-handed मतलब जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको हम राइट हैंडेड सिस्टम कहते हैं। इन ए राइट हैंडेड सिस्टम द थंब ऑफ द राइट हैंड, देखो ये लेफ्ट हैंड नहीं है, थंब ऑफ द राइट हैंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के अलोंग लिया, ये वाई एक्सिस के अलोंग लिया। व्हेन द फिंगर्स आर कर्ल्ड इन द डायरेक्शन, इसको हम घुमाते हैं। फिंगर्स को देखो आपने कर्लिंग की हुई है, कर्लिंग पता है ना, घुमाना। आर कर्ल्ड इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड टुवर्ड्स वाई एक्सिस। तो अगर आप इसको एक्स एक्सिस से घुमा के वाई एक्सिस के अलोंग लाएंगे, तो ये जो आपका थंब है, आप एक पेन पकड़ लीजिए और उस पेन को राइट हैंड में उंगली से, ठीक है ना, घुमाइए, आपको थंब देखिए ऊपर की तरफ जा रहा होगा जब आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, ठीक है ना। सो ये जो वेक्टर होता है वो आता है A क्रॉस B, और ये दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? आई होप यू आर क्लियर इस डायग्राम से कि व्हाट डज दिस राइट हैंडेड स्क्रू मीन्स। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये? तो ये वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है ना, और ये रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज लिखा है। इन दिस सिस्टम व्हेन पॉजिटिव एक्सिस इज रोटेटेड काउंटर एंटी क्लॉकवाइज इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड, स्क्रूड एडवांस इन द दिस डायरेक्शन। ये समझ में आ गया? अब देखिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट डज द डेफिनेशन से? इट सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, आप देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ बेटा two non-zero vectors A and B is denoted by A cross B and is defined as this। अब आप देखिए यहाँ पे n कैप आ रहा है, आपको दिख गया होगा, और आप डायरेक्शन देखिए, ये A है, ये B है, n कैप इधर है, तो ऑब्वियसली माइनस n कैप नीचे है। तो इसका मतलब अगर मैं माइनस n कैप की बात करूं तो मैं B से लेके A आ रहा हूं। क्यों B से लेके आ रहा हूं? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कहता है कि जब आप A से लेके B में जाएंगे तो वो B के ऊपर जाएगा, तो B से लेके A में जब आप आएंगे अगर इस डायरेक्शन में, तो वो A के नीचे की तरफ जाएगा, तो इसीलिए माइनस n कैप है। तो A क्रॉस B और B क्रॉस से दोनों ही निकलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली डायरेक्शंस एक में थीटा और एक में माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, अब राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब मैं बता दूं बेटा क्या होता है। राइट हैंडेड सिस्टम, अगर आपने A क्रॉस B निकाला और वो C आ जाए, बात समझिए, A क्रॉस B निकाला और एक वेक्टर C आ जाए, तो इसी तरह जब आप B क्रॉस C निकालो और A आ जाए, और C क्रॉस A निकालो और वो B आ जाए, तो ये ABC वेक्टर्स और ये ABC वेक्टर्स जो तीनों अगर हैं, ये राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है, A क्रॉस B C देगा, आगे B क्रॉस C दिया तो A आ गया, एंड सो ऑन। तो राइट हैंडेड सिस्टम। तो ये जो डेफिनेशन है, इससे एक चीज और निकल के आ जाती है। यहीं पे आज हम समझ लें कि एक्स एक्सिस के अलोंग I वेक्टर होता है, वाई एक्सिस के अलोंग J वेक्टर होता है, तो I क्रॉस J क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ I आना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ J आना चाहिए, साइन 90 डिग्री आना चाहिए। क्यों 90 डिग्री आना चाहिए? इनटू K कैप। क्यों K कैप लिखा है? I एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, J वाई एक्सिस के अलोंग होता है, और K Z एक्सिस के अलोंग होता है। तो
तो आई और जे दोनों परपेंडिकुलर है तो के आएगा। मॉड आई कितना होता है 1, मॉड जे कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, के कैप। तो आप ये देखिए आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा के। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप जे क्रॉस के और के क्रॉस आई निकालेंगे तो वो भी कोई रिजल्ट देंगे जो हम देखेंगे। तो यहां से हम देख रहे हैं आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो हम के पे आ जा रहे हैं। इन सब का भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी तुम्हारे को समझाना था मेरे को कि क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेशन डायरेक्शन क्या होता है। अब इसमें हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं और एक एक करके हम ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, वहां एक स्केलर था। ए क्रॉस बी अगर नॉन जीरो है और अगर ए क्रॉस बी जीरो आता है कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए आर पैरेलल और कोलिनियर। अब आप देखो बेटा यहां जो वर्ड यूज हुआ है तो इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर ए क्रॉस बी जीरो है और ना ए जीरो है और ना बी जीरो है, मतलब ए नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आया। स्केलर में वहां पे डॉट प्रोडक्ट जीरो आया था तो हमने कहा ए और बी परपेंडिकुलर है। और अगर ए क्रॉस बी जीरो आ गया ये तभी होगा जब वो वेक्टर्स या तो पैरेलल है या कोलिनियर है। समझ में आया? अब ऐसा क्यों होता है, आप देखो ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा इंटू एन कैप आता है। अब अगर थीटा जीरो या 180 डिग्री है तो आप देखो ए क्रॉस बी दोनों ही केस में क्या आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी साइन जीरो एन कैप। साइन जीरो क्या होता है बेटा, जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो। अगर 180 डिग्री भी डालते तो भी ये आ जाएगा। सो द पॉइंट्स आर आइदर कोलिनियर और पैरेलल। ए और बी के बीच या तो वो कोलिनियर है, कोई एंगल ही नहीं बन रहा ए और बी के बीच, तो वो पैरेलल है या कोलिनियर है, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है, या तो 180 बन रहा है तो अंडरस्टूड है कोलिनियर हो गए। ए क्रॉस बी जीरो है तो कोई एंगल नहीं बन रहा, अंडरस्टूड है पैरेलल है। तो अगर ए क्रॉस बी जीरो आता है तो वेक्टर्स आर कोलिनियर और पैरेलल, दैट इज व्हाट वी मीन। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। आई होप ये ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो पैरेलल कोलिनियर है, और अगर पैरेलल कोलिनियर है तो ए क्रॉस बी जीरो होगा। सो दैट इज व्हाट द इंप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्ट इज। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सब उसी फॉर्मूले से आ जाएंगे, कुछ आपको करना नहीं। और ए क्रॉस ए ऑब्वियसली जीरो होगा क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है, तो ए और ए के बीच क्या है, ठीक है ना। पहले ए और ए, अगर ए और ए के बीच एंगल देखेंगे तो बनेगी नहीं, जीरो। ए और माइनस ए के बीच एंगल 180 डिग्री होगा। अब ऐसा क्यों होगा आपको ये समझा दे। ये अगर वेक्टर ए है, समझो बेटा, तो ये वेक्टर अगर हम यहां पे ए डैश लेते हैं तो इधर वेक्टर ए हुआ तो इसके ठीक ऑपोजिट माइनस ए हो जाएगा। इन दोनों के बीच एंगल क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। समझ में आया? तो 180 डिग्री जब एंगल बनेगा तब भी ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ए के बीच अगर एंगल बनाऊंगा तो कोई एंगल बनेगा ही नहीं, तो भी जीरो हो जाएगा। तो ए क्रॉस ए जब सेम से, लेकिन आप देखो आई डॉट आई 1 होता था क्योंकि वहां परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस ए यहां पे जीरो होगा। ये बात कह रहा है अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। ऑब्वियसली यार यहाँ एक यूनिट वेक्टर रहेगा, एनसीईआरटी ने भी गलती कर दी क्योंकि ए क्रॉस बी मॉड बी इंटू यूनिट वेक्टर। अभी आपने देखा आई क्रॉस जे जब मैंने निकाला तो एक के कैप आएगा, ठीक है। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मॉड बी आ जाएगा, ठीक। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझिए, देखिए आई क्रॉस आई जीरो क्यों होगा, इसी रिजल्ट के बदौलत। दिस इज सेम एज दिस, आई क्रॉस आई विल बी जीरो, जे क्रॉस जे के क्रॉस के सब जीरो होंगे। लेकिन हमको जो याद करना है वो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चे। अब आपको इसको याद करने का तरीका बता दूं, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो और 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज में चलते रहो। तो आई 1 और 2 करोगे, आई 1 और 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, के आ गया।
फिर आप 2 और 3 करो, तो 2 और 3 करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन आएगा, 1 आएगा ना, 2 3 1, तो J क्रॉस के आई आ जाएगा। फिर K क्रॉस I, अब आप देखो I क्रॉस J लोगे तो 1 इंटू 2 K आ रहा है, J क्रॉस K बेटा, ये देखो J क्रॉस K ले रहे हो तो J क्रॉस K का क्या आ जाएगा, I। फिर 3 इंटू 1 K क्रॉस I, K और I को लोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इन्हीं चीजों को एक एक करके दिखा दूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, आप सबको दिखाई दे रहा है ना क्लियरली। नाउ विल गेट द ऑब्जर्वेशंस गोइंग, फटाफट एकदम मैं स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। हम पढ़ लेंगे। ये डेफिनेशन जो है वो दो नॉन जीरो वेक्टर्स की क्लियर हो गई यहां से, और यहां से जब मैं A क्रॉस B की बात करता हूं तो इस डायरेक्शन में जाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन जब मैं B क्रॉस A की बात करूंगा तो वो वेक्टर जहां खत्म होता है उसके तरफ यूनिट वेक्टर, तो A टू B गया तो B के ऊपर गया, लेकिन जब मैं B टू A आया तो नीचे आया, इसीलिए -n कैप हो गया। दो आपको ये क्लियर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो राइट हैंडेड सिस्टम इसके लिए ये हम बात करते हैं। इनमें से कोई भी वेक्टर जीरो हो जाए तो अंडरस्टूड है थीटा डिफाइंड ही नहीं होगा, और A क्रॉस B हम जीरो ले लेंगे। ये हमारा बेसिक डेफिनेशन का ऑब्जर्वेशन आ जाता है, ठीक है गाइस। अब हम दूसरी ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं आगे कि भाई ये डेफिनेशन और ये हमने कर लिया, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस डेफिनेशन में क्या होगा। अब देखो एक ऑब्जर्वेशन जो मैं यहां लिख देता हूं कि भाई अगर A क्रॉस B जीरो होता है और A नॉट इक्वल टू जीरो है और B भी नॉट इक्वल टू जीरो है, बात समझ में आ गई। दोनों नॉन जीरो वेक्टर है और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, देन A is collinear और पैरेलल टू B। बात समझ में आई, ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर और पैरेलल टू B। हमने ऐसा क्यों कहा, अब तुम देखो A और B दोनों वेक्टर्स जीरो नहीं है और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप देखिए इसका डेफिनेशन, A क्रॉस B बेचा होता है मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू n कैप। अगर थीटा जीरो है या फिर 180 डिग्री है तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, A क्रॉस B क्या हो जाएगा, मॉड A मॉड B साइन जीरो, ठीक है। मॉड A मॉड B जीरो आ जाएगा, आएगा कि नहीं जीरो, बोलो, जीरो आ जाएगा। एंड सेम अगर थीटा 180 है तो साइन 180 भी जीरो आता है, तो दोनों ही केस में हो गया, ठीक है। अब A और B के बीच कोई एंगल ही नहीं बन रहा तो ऑब्वियसली वो पैरेलल हो गए, और A और B के बीच एंगल 180 बन रहा है तो वो कोलिनियर हो गए, ठीक है। अब आप देखिए वेक्टर A ऐसे है और मान लीजिए कोई वेक्टर B इस तरफ है, तो ये एंगल 180 डिग्री बन गया, तो वो एक ही लाइन में कोलिनियर हो जाएंगे। अब A ऐसे है और B इसके पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच कोई एंगल ही नहीं बनेगा, थीटा जीरो होगा, कोलिनियर है। तो अगर A क्रॉस B जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है या पैरेलल, और अगर दो पॉइंट्स कोलिनियर या पैरेलल है तो A क्रॉस B जीरो हो जाएगा। तो इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ये दोनों तरफ ट्रू होता है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं यहां पे एक ऑब्जर्वेशन में, हम बात कर रहे हैं यहां देखो आप कि अगर A और A आ जाए तो क्या होगा। भाई A और A आ जाए तो एंगल जीरो हो गया, भाई एक वेक्टर अपने साथ एंगल क्या बनाएगा, जीरो ही बनाएगा, तो A क्रॉस A जीरो होगा। A और माइनस A क्या होगा, A और माइनस A। अब आप समझो A और माइनस A की बात करें फिर ऐसे ही हो गया, कैसे हो गया, ये वेक्टर A है तो इसका नेगेटिव वेक्टर ये हो गया,
तो अल्टीमेटली उनके बीच में एंगल 180 डिग्री आ जाएगा। आई और माइनस आई हो गया ऐसे, तो 180 डिग्री हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो अगर दो वेक्टर सेम है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ये आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो थीटा π/2 है तो क्या होगा, यहां पे एन कैप लगाना चाहिए था क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं है, खाली a क्रॉस b है, तो ये आ जाएगा। अब इन दो रिजल्ट से ये पहला रिजल्ट देखो और समझो, ये i क्रॉस i का मतलब i और i का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, एंगल क्या होगा, 0। अभी हमने कहा a क्रॉस a 0 होता है। अब ये आपको समझना है और इसको याद करने का तरीका देखो, 1 2 3 लिख रहा हूं, अब तो दिख रहा होगा 1 2 3, सबको दिख रहा होगा 1 2 3 मैंने लिखा है, सबको दिख रहा होगा आराम से, ठीक है ना जी, सबको दिख रहा है। अब 1 2 3 लिखा है। अब देखो आपको याद क्या करना है, ये साइक्लिक ऑर्डर यानी एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। तो आई ये है, जे ये है, के ये है। जब मैं 1 क्रॉस 2 बोलूं तो 3 आ जाएगा, 2 क्रॉस 3 बोलूं घूमेगा तो 1 आ जाएगा, और जब 3 क्रॉस 1 घुमाऊंगा तो 2 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया। आई क्रॉस जे के होगा, ये रिजल्ट देख लो, जे क्रॉस के है ये। सबको समझ में आ गया गाइस, सबको समझ में आ गया, ओके। अब समझ में आ गया, ये याद रखना है। तो यहीं पे हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि बुक में आगे डिस्कशन है इसका, अब ये बात आई गई है तो मैं आपसे एक चीज डिस्कस कर लेता हूं। बेटा ये ए वेक्टर बनाया मैंने और ये बी वेक्टर बनाया, ये एंगल थीटा बनाया, तो ये ए क्रॉस बी आ जाएगा। ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा कह लेते हैं इंटू एन कैप। लेकिन अगर कोई बी क्रॉस ए निकालेगा तो क्या हो जाएगा, आप कोई भी एक रूल लगा लो, या तो एंगल पे लगा लो या वेक्टर पे लगा लो। तो मॉड ए मॉड बी, अगर मैं साइन माइनस थीटा ले लूं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, और नहीं तो एन कैप में रूल ले लो, तो बी क्रॉस ए क्या होने वाला है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो क्या आप समझ सकते हैं कि ये रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए क्रॉस बी इन जनरल विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो मतलब जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, स्केलर होता है। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई। तो ए क्रॉस बी बराबर किसके होगा, ए क्रॉस बी बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए के। बात समझ में आई, ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, माइनस बी क्रॉस ए के। ये ध्यान रखना बेटा, ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, माइनस बी क्रॉस ए के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। एकदम समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया। और मैं आपको ये राइट हैंडेड सिस्टम को फिर से समझा दूं। देखो बेटा, राइट हैंडेड सिस्टम में क्या होता है, अगर कोई वेक्टर राइट हैंडेड सिस्टम बना रहा है, आपको एक चीज मैं क्लियर करके यहां लिख के दिखा दूं कि अगर ए बी और सी, समझो बेटा, फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम, देन ध्यान से देखो बेटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए, एंड सी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्यों तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, कोई सोच के बता सकता है? बेटा ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो सी वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर हो गया। ए क्रॉस बी अगर सी है, समझो। फिर मैंने लिखा यहां बी क्रॉस सी है, तो तुम कहोगे सर बी और सी के दोनों के परपेंडिकुलर ए है और सी और ए के परपेंडिकुलर बी है, तो ए बी सी क्या हो गया, राइट हैंडेड सिस्टम, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये बात यहां पर समझ में आई, ये बात यहां पे समझ में आई। आई जे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम, बोलो समझ में आया कि नहीं?
आप देख लो, फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम। समझ में आ रहा है? राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आप देख लो ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं। ए क्रॉस बी निकाला, सी आ गया, बी क्रॉस सी निकाला, ए आ गया। तो साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहे हैं, राइट हैंडेड सिस्टम फॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? किसी के मन में कोई डाउट? एकदम ठीक। ये जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और यहां पे आप देखो कि एन वेक्टर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा बता रहे हो? साइन थीटा को हमने लिखा है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। जब आप मॉड ले लोगे ए क्रॉस बी का तो एन कैप गायब हो जाता है। ये साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला है। जैसे हमने कॉस थीटा निकाला था ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो साइन थीटा ये एंगल आता है। आई होप इतना ऑब्जर्वेशन आप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा। एनीबडी शुड नॉट बी हैविंग एनी डाउट। क्लियर है बेटा? इतना सबको क्लियर हो गया? चलिए फर्दर ऑब्जर्वेशंस की ओर चलते हैं हम लोग, और कुछ ऑब्जर्वेशंस और कर देते हैं। अब आप समझो ये ऑब्जर्वेशन जो मैं इतनी देर से समझा रहा था कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ये बात यहां पे की गई है। अब आप देखो ए वेक्टर ये है, बी ये है। मैं ऐसे घुमाऊंगा तो एन कैप ऐसे ही तो आएगा। लेकिन ये कह रहा है अगर आप बी और ए को घुमाओगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। ये नीचे हो जाएगा बेटा, ऊपर नहीं। तो ये जो n और n1 दोनों ही परपेंडिकुलर है। देखो पहली चीज, दोनों ही परपेंडिकुलर है, पर n की डायरेक्शन अबाउ द पेपर होगी और n1 की डायरेक्शन बिलो द पेपर होगी। तो n1 कैप इज इक्वल टू माइनस n कैप। समझ में आया? तो वेक्टर i, ठीक है ना, और वेक्टर माइनस i दोनों यूनिट वेक्टर हैं। बेटा बात समझो, अब आप मतलब की बात समझ लो, थियरी चल रही है। i और माइनस i, आप बताइए दोनों यूनिट वेक्टर हैं या नहीं है? पहले बताइए। i और माइनस i दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन i जो है वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होगा और माइनस i नीचे। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब आप देखो बेटा, i क्रॉस j निकाला तो k आ गया। अरे बच्चों समझो, ये डायग्राम बन रहा है? पता नहीं यार। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। आपको याद है i क्रॉस j निकालूंगा तो मैं k के तरफ पहुंच गया। एकदम ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, i वेक्टर इसके अलोंग है, j वेक्टर इसके अलोंग है, k ऐसे आ गया। लेकिन आपसे कोई j क्रॉस i पूछता है तो कहां जाओगे बताओ? जब आप j क्रॉस i निकालने जाओगे बच्चे तो क्या होगा? वो वेक्टर, हाँ धीमे धीमे समझ में आ रहा है, माइनस k कैप होगा। समझ में आ गया गाइस? i क्रॉस j k है तो j क्रॉस i माइनस k हो जाएगा। अब आप सबको समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो ये वाला हमारा ऑब्जर्वेशन ये था जो कि आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस को समझते हैं। राइट? तो सबको समझ में आ गया गाइस? अब आगे चलते हैं हम लोग एंड लेट अस डू सम मोर ऑब्जर्वेशंस। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो a क्रॉस b और ये b क्रॉस a हमने निकाल दिया, और ये 7th ऑब्जर्वेशन जो अब दिखा रहे हैं ये मैंने आपको समझा के बता दिया है। यहां तक आप सबको क्लियर हो जाएगा। अब ये जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं अब आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, और इसका मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है हमें ये सब समझना है। अब आप देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्या है वो अब हम समझेंगे। आप इधर देखिए डायग्राम। अब मैं ये एक वेक्टर बना रहा हूं जो कि वेक्टर ए होने वाला है, और एक वेक्टर मैं ऐसे बना रहा हूं जो कि वेक्टर बी होने वाला है। सो दिस इज ए वेक्टर ओ से लेके मान लीजिए ए, और यहां पर दूसरा वेक्टर हम बी ले लेते हैं। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी ले लेते हैं।
ठीक है। अब ये हमने यहां पे एक वेक्टर बी ले लिया, समझ में आया। अब कोई भी ऐसे वेक्टर है, अब हम यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, कोई भी पॉइंट सी हो गया, यहां पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अब आप बात को समझो कि क्या है एरिया, और इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं, ये ऐसे हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर कोई हमें पूछेगा तो हाफ ओए इंटू बीसी, हाफ ओए इंटू बीसी। मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहा हूं बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की अगर हम बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ ओए इंटू बीसी होगा। बात समझ में आ गई, हाफ ओए इंटू बीसी, किसी को दिक्कत नहीं है। अब बीसी निकालना है तो ये एंगल मेरा थीटा है, ये तो हाफ बेस इंटू हाइट कर दिया मैंने, ठीक है। ये मेरा एंगल थीटा है, तो क्या मैं इन ट्रायंगल ओ सी बी, इन ट्रायंगल ओ सी बी साइन थीटा क्या कह सकता हूं बताइए। साइन थीटा बीसी अपॉन ओबी होगा। बीसी तो हमें पता नहीं, लेकिन ओबी की जो लेंथ है वो बी है। मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, अभी वेक्टर की बात ही नहीं कर रहा, लेंथ में लिख रहा हूं, इसलिए वेक्टर सिंबल नहीं आ रहा। तो बी साइन थीटा की जो वैल्यू है बेटा इस डायग्राम में वो बीसी है, सबको समझ में आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा। हाफ ओए ए है और बीसी बी साइन थीटा है, बताओ हाफ, ये आ गया। अब आप देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो हमारा वैल्यू है, तो क्या हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को हाफ, इसको मॉड ए क्रॉस बी लिख देते हैं। मैंने मॉड क्यों लिखा आपको समझ में आ गया होगा। मॉड क्यों लिखा, क्योंकि मैं अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ मॉड ए क्रॉस बी आ गया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया गाइस। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें निकालना है ज्योमेट्रिकली, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो एक चीज तो हम ये देख रहे हैं कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, हाफ मॉड ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, और ऐसे बी क्रॉस ए आएगा तो भी आना तो वो ही है। ये बात आप सबको समझ हो गई। तो इन ए वे ओ ए क्रॉस ओ बी का मैग्नीट्यूड का आधा इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्या मैं ये कह सकता हूं इस डायग्राम से। हाफ ए क्रॉस बी ये आ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बेसिकली हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी। ओ ए वेक्टर ये है और ओ बी वेक्टर ये है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई सबको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है। तो कभी भी किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, ये तो ये आ गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं ध्यान से कि हाफ ओ ए क्रॉस ओ बी, ध्यान से समझो, इज इक्वल टू वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ऊपर वाला तो ऑब्वियसली स्केलर होगा, लेकिन जब मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिखूंगा और हाफ ओ ए क्रॉस ओ बी करूंगा तो क्या ये चीज ट्रू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो वेक्टर एरिया में मॉड नहीं लगता। आई होप आपको क्लियर हो गई ये बात, सबको ये बात समझ में आ गई है। किसी को ये बात समझ में नहीं आई हो तो बताइए। ये बात सबको क्लियर हो गई है। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस। चलिए, वो मैंने गलती से बेटा ये एबीसी लिख दिया, ये ट्रायंगल एबीसी नहीं है, सॉरी। ये ट्रायंगल मेरा ओ ए बी है, मेरा ट्रायंगल ओ ए बी है। एबीसी तो ट्रायंगल ही अलग हो गया। हाँ, ये ट्रायंगल ओ ए बी है।
एकदम एबीसी दिमाग में बैठ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी। तो अगर हम कोई भी ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो आप ये देखो, ये ट्राइंगल बना लो ए बी सी, चलो मैंने ट्राइंगल बना दिया। इसका अगर एरिया निकालना है, देखो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं ये ऐसे ले लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या क्या हो सकता है, देखिए हाफ, मैं वेक्टर एरिया की बात कर रहा हूं, वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया में मॉड नहीं लगेगा। देखो क्या ये मैंने ठीक लिखा है, बताइए। ऐसा एक ट्राइंगल है, मैंने इस ट्राइंगल का वेक्टर एरिया लिखा है हाफ बी सी क्रॉस बी ए, क्या ये ठीक है? क्या हाफ बी सी क्रॉस बी ए ठीक लिखा है? किसी को कोई डाउट? हाफ बी सी क्रॉस बी ए, बोलो बेटा, हाफ बी सी क्रॉस बी ए, किसी को डाउट है? नहीं। क्या मैं इसको, देखो बेटा, क्या मैं इसको ध्यान से देखो, क्या मैं इसको हाफ बी सी क्रॉस सी ए भी लिख सकता हूं? क्या मैं इसको हाफ ए बी क्रॉस ए सी भी लिख सकता हूं? ये नहीं। देखो आपको कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी वेक्टर होगा वो एक आउट जाना चाहिए और दूसरा उसके वैसे जाना चाहिए। सो दैट इज हाउ यू कैन राइट द एरिया ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, अब आप देखो इसको हाफ, अगर आप ए बी लिखते हो, ठीक है ना, ए बी, अब आप देखो कोई भी वेक्टर साइड ले लो और उस साइड से आपको बाहर की तरफ जाना है, आउट एंड आउट, तो बीसी क्रॉस ए नहीं होगा, बीसी क्रॉस बी ए होगा, बीसी क्रॉस सी ए होगा। समझ में आया? तो आपको ये हाफ, अगर हम इसको आउट ले जाते हैं तो हाफ, देखो आपको डायरेक्शन आउटवर्ड जानी है, तो हाफ सी ए क्रॉस ए बी हो जाएगा, हाफ सी ए क्रॉस ए बी, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा। आई होप सबको क्लियर है। तो आपको जब वेक्टर एरिया निकालना है किसी भी ट्राइंगल का, आप दो को इनिशियल साइड्स कोई भी ले लीजिए, बट बोथ हैज टू बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, और इस डायरेक्शन में हम घुमा देते हैं। तो हाफ द क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स वेक्टर एरिया, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई होप सबको क्लियर हो गया ये बात। अब तो सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु भैया तुम्हें अब समझ में नहीं आ रहा? ओ ए भैया कहां से सी ए होगा? तुम सी ए पे लगा रखा है, सी ए कहां से हो जाएगा? कौन सा सी ए आ जाएगा भैया? यहाँ हाफ बेस ओ ए इंटू बी सी होगा, कहां से सी ए आ जाएगा? सी ए पकड़ रखा है। इस ट्राइंगल ओ ए बी की बात कर रहा हूं, ओ ए बी में कहां से? हाफ बेस इंटू हाइट, सी ए कहां से आ जाएगा? चलिए, ये एक बात हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल की कर ली। अब हम लोग एक लास्ट रिलेशन दो देख के फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। सो नाउ विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। बस ये एक रिलेशन और कर लेते हैं और आपको, तो अब आपने अभी अभी देखा, बात समझो क्वेश्चन की, कि ये मैं एक क्या बना रहा हूं? पैरेललोग्राम। सबको समझ में आ गया? ये पैरेललोग्राम बन गया। तो मान लो मैं O से लेके A गया और यहां से लेके मान लो ये B है और ये C है, पैरेललोग्राम की बात। अब देखो बेटा ध्यान से, ये हो गया, इसको वेक्टर A से रिप्रेजेंट किया है और इसको वेक्टर B से रिप्रेजेंट किया है, तो ये भी वेक्टर B हो जाएगा और ये भी वेक्टर A हो जाएगा। ये डायग्राम सबको क्लियर हो गया? ये डायग्राम सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस डायग्राम में? ठीक है,
अभी अभी आपने मेरे से ये पढ़ा, मैं ए बी को भी ज्वाइन करने जा रहा हूं, आप इसको देखो। एक अभी अभी हमने पढ़ा कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो उसके, अभी देखो, एरिया ऑफ बताओ बेटा, ट्रायंगल ओ ए बी, इस फिगर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा? वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया क्या मैं लिख सकता हूं? हाफ वेक्टर ओ ए क्रॉस ओ बी। बताओ पिछले रिजल्ट से किसी को डाउट है क्या? ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया ओ ए क्रॉस ओ बी लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। तो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB will be 2 times vector area of triangle। ये तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, दो बनते हैं पैरेललोग्राम में, डायगोनल्स कोई भी एक ले लो, उसका डबल होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2 टाइम्स मतलब ये हाफ ए क्रॉस बी हो गया। ओ ए कितना है? ओ ए है तो ओ बी बी हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 2 टाइम्स ओ ए क्रॉस 2 टाइम्स हाफ ओ ए क्रॉस ओ बी हो जाएगा। बताओ बेटा, 2 टाइम्स एरिया हो गया ट्रायंगल का, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है 2 टाइम्स, ये 2 और 2 कट गया तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो गया? ओ ए क्रॉस ओ बी। ओ ए क्रॉस ओ बी का मतलब ए क्रॉस बी, और ए और बी क्या है? एडजेसेंट साइड्स। तो हम एक और रिजल्ट पे आ गए कि अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो हमें ए क्रॉस बी करना है। तो ज्योमेट्रिकली आप क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? आप एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं जिसके एडजेसेंट साइड्स वेक्टर ए और वेक्टर बी है। क्या बात समझ में आ गई आप सबको कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एडजेसेंट साइड है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by vectors A and B which are representing the adjacent sides, जो adjacent side को represent करते हैं। क्या बात समझ में आ गई आपको? ज्योमेट्रिकली हम क्या निकाल रहे हैं? वो यही निकाल रहे हैं, और ये रिजल्ट आप वैसे भी निकाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिजल्ट नहीं है। तो आप अगर पैरेललोग्राम में भी ये रिजल्ट निकालने जाओगे, पिछले डायग्राम में भी, आप देखो मैं पिछला डायग्राम लेके आया हूं आपके लिए। एक बार बात समझो, मैं इसको ऐसे प्रोड्यूस करूं और ये करूं तो क्या ये पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता? बोलो, क्या ये पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता? हो जाता। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता? ओ ए इंटू बी सी होता। पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट, तो ओ ए इंटू बी सी होता। आपका रिजल्ट ऐसे डिराइव हो जाता। समझ में आया? तो हम ट्राइंगल से चाहें यही है। तो ज्योमेट्रिकल क्लियर हो गया, ज्योमेट्रिकली हमारे को ये रिलेशन आ जाता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस। तो आज हमने सीख लिया कि ज्योमेट्रिकली हम ये निकालते हैं, ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है एरिया का। अब एक चीज और हम निकाल लेते हैं, एक रिजल्ट। ये तो हमने एरिया निकाला। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ
ए एंड बी क्या होगा। क्वेश्चन आता है एक यूनिट वेक्टर निकालिए जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। अब बेटा आप फिर से समझो इसका मतलब, ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है। हम लोगों ने ये बात, तो बेटा जब मैं ए क्रॉस बी करता हूं, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, बेटा सुन लो ध्यान से, अब इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। किसी को डाउट है स्टेटमेंट में तो बताइए। ए क्रॉस बी जब हम निकालते हैं तो वो एक वेक्टर आता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। किसी को डाउट? किसी को डाउट नहीं। अब मुझे निकालना क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। एक वेक्टर आ गया बेटा, सुन लो यहां यूनिट वेक्टर, ऐसे ही मैं देख रहा हूं सी कैप निकालना है, तो कोई भी सी कैप क्या होगा, वेक्टर सी अपॉन मॉड सी। बताओ जल्दी, वेक्टर सी अपॉन मॉड सी, ये समझ में आया? अब सुनो, ए क्रॉस बी तुमने निकाला और उसको तुमने कहा वेक्टर सी है। अब तुम्हें एक वेक्टर चाहिए, सुन लो बेटा कॉमर्स वालों, तुम्हें एक वेक्टर चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सी कैप ए क्रॉस बी अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन बेटा, ए क्रॉस बी को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो हमेशा यूनिट वेक्टर आएगा। अगर ए क्रॉस बी निकालते हो तो एक वेक्टर आता है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी आता है, तो आप क्या निकाल देंगे मेरे बच्चे, बताइए क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी अपॉन मॉड। लेकिन दो वेक्टर होते हैं, क्यों दो वेक्टर? अगर सी कैप है, आई कैप है, तो माइनस सी कैप भी है, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी करोगे या बी क्रॉस ए कर दोगे। ठीक है ना? अब अगर आप सी कैप ए की बात करते हो तो आप देखो ये माइनस सी भी एक वेक्टर होगा जो ए और बी के परपेंडिकुलर है और ये वैल्यू से आ जाएगा, हालांकि ये, तो इसीलिए ये हटा के हम क्या कर देते हैं, अगर यूनिट वेक्टर्स पूछा है तो प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी लिख देते हैं। देखो ए क्रॉस बी तो सी से आएगा, बी क्रॉस ए माइनस सी दे देगा, बी क्रॉस ए क्या दे देगा, माइनस सी। लेकिन हमें तो एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो हम, अब अगर आप बी क्रॉस ए निकालोगे तो बहुत ऑब्वियस है माइनस सी देगा, बी क्रॉस ए क्या देगा, माइनस सी देगा। तो अगर मैं माइनस सी कैप की बात करूं, माइनस सी कैप, ठीक है, माइनस सी कैप की बात करूं तो ए क्रॉस बी माइनस, तो माइनस सी कैप की बात करेंगे तो ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहां से एक और सी कैप की वैल्यू आ जाएगी ये। बच्चों एक बात बताओ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये देखो ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा, माइनस बी क्रॉस ए। तो जो सी कैप की एक और वैल्यू आ गई वो ए क्रॉस बी तो यहां आ ही गया। ठीक है ना, यहां पे ए क्रॉस बी आ गया। और ये जो है, ये हम जो नेगेटिव सी कैप इस केस में निकाला है, नेगेटिव सी कैप जो दूसरे वाला निकलेगा वो बी क्रॉस ए ऐसे निकलेगा। तो यहां पे ये जो बी क्रॉस ए है, ये बी क्रॉस ए है, एक मिनट, ये माइनस, हम अभी दूसरा सी निकाल रहे हैं। ये बेटा जो सी मैं लिख रहा हूं ये बी और ए के रेस्पेक्ट में, तो बी क्रॉस ए अपॉन ये आएगा, अल्टीमेटली ये भी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा, लेकिन ये बाहर माइनस। तो सी कैप की दो वैल्यू आ जाती हैं, एक हमने निकाला यहां पे प्लस वाली, एक माइनस। तो इसीलिए अगर तुमसे कहा जाए यूनिट वेक्टर्स, अगर तुमसे कहा जाए यूनिट वेक्टर्स, तब तो क्या होगा, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी।
लेकिन अगर यूनिट वेक्टर कहा जाए खाली तो हम एक ही निकाल लेंगे, क्या, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। बात समझ में आई, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। अब एक बात बताओ, वो बोलते हैं फाइंड ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड 7 और दोनों के परपेंडिकुलर है। दोनों के मतलब ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो पहले तो तुम यूनिट वेक्टर निकाल लो और फिर उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हमसे कोई पूछता है ए वेक्टर, सुन लो बेटा, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड ऑफ मैग्नीट्यूड आर, उसका मैग्नीट्यूड आर है, तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा बेटा, आर इंटू ये क्यों किया बेटा जानते हो, आपने पढ़ा था आर कैप, आपने ही मुझे बताया था कि मैग्नीट्यूड आर होता है। तो वेक्टर आर क्या होगा आप बताओ खुद, उसका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया ये होता है, ये देखो ये यूनिट वेक्टर है, उसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया। और अगर वेक्टर्स पूछेगा तो प्लस माइनस लगा देना, क्योंकि वेक्टर्स में तो दो वेक्टर पॉसिबल हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो फटाफट, एनीबडी हैज एनी डाउट? ओके, नाउ वी गो ऑन टू डू सम क्वेश्चंस। इनके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम लोग बाकी चीजें पढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे मैं दिखा रहा हूं। आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर दिख रहा है गाइस, सबको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? एकदम ठीक, थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना? ओके, अब आप देखो क्वेश्चन सबको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है, बहुत जो जो होते जाएंगे हम करते जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, अब आप देखो कि पहला क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। हाँ, ए और बी दिया है, ये निकालना है। आपको एक चीज और बता दें जाते जाते, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ये आप यहां पे देखिए कि ए क्रॉस बी को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे, देखो ए को आपको पता है, यहां देखिए a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k है और b इज इक्वल टू दिस, a क्रॉस b उसका डिटर्मिनेंट होगा। ये नोट कर लीजिए, a क्रॉस b डिटर्मिनेंट होगा। तो जब भी हम a क्रॉस b निकालेंगे डिटर्मिनेंट बना देंगे उनके कंपोनेंट्स का और निकालेंगे। तो जब आप ये एक्सपैंड करके डिराइव करोगे तो वही आता है। तो इसीलिए a क्रॉस b हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो बेटा जब भी आपको a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b, a अगर मान लीजिए a1i प्लस a2j प्लस a3k है और b क्या है, b1i प्लस b2j प्लस b3k है, तो a क्रॉस b क्या होने वाला है वो समझ लीजिए। लगाइए डिटर्मिनेंट, पहले i लिखिए, j लिखिए और k, राइट दैट, ठीक है। और उसके बाद a1 a2 a3 और b1 b2 और b3, इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, यू विल गेट a क्रॉस b की वैल्यू। समझ में आया? a क्रॉस b की वैल्यू सबको समझ में आ गया बेटा? ये अब क्वेश्चन 1 देखिए, वेक्टर a क्या दिया हुआ है, i माइनस 7j प्लस 7k, सबको दिख रहा है। और वेक्टर b जो है प्लस 2k। नाउ अब डिटर्मिनेंट तो याद है ना बेटा, वो डिलीट नहीं हुआ है, डिटर्मिनेंट तो आपको याद होगा, i j k, और क्या होगा 1 माइनस 7 7, 3 माइनस 2 2।
ये हमारा A क्रॉस B आ गया। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, तो A क्रॉस B क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान रखना, A क्रॉस B निकाल रहा हूं, उसका मैग्नीट्यूड नहीं, ये हट गया, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्या आएगा -7 इंटू 2 -2 इंटू 7, ये तो ये, फिर -j आएगा, ठीक है, फिर आएगा -j, तो जब -j लेंगे तो सेकंड कॉलम और वो छोड़ देंगे आप लोग, -7 वाला छोड़ देंगे, 1 इंटू 2 -7 इंटू 3 आ जाएगा, प्लस k कैप क्या आ जाएगा, 1 इंटू -2, तो A क्रॉस B क्या आएगा, -14 प्लस 14, ये तो 0 हो गया, 2 -21, 19j आ रहा है, चेक करो गाइज, यही आ रहा है, 21 प्लस 19 k कैप, प्लीज चेक इफ द आंसर इज ओके, यही आ रहा है, 19j प्लस 19k, इसका मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही लेंगे, है ना, आई होप यही आ रहा है, ठीक है, ये A क्रॉस B आ गया, इज इट क्लियर, सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, A क्रॉस B हमारे पास आ गया, चलो इसको हम थोड़ा और, ये हमारा A क्रॉस B आ गया, सबको क्लियर हो गया। अब एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B क्या होगा, ये भी आपको पता है कैसे निकालते हैं, 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, यही निकलेगा, तो 2 इंटू 19 स्क्वायर निकलेगा, है ना, क्या निकलेगा, 2 इंटू 19 स्क्वायर, तो यानी 2 रूट 19 रूट 2, 19 रूट 2। अब एक बात बताओ, यहीं पे हम लोग आगे और चीजें कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया, ये एक मॉड A क्रॉस B। अब सुनो, अगर मैं ये निकालता हूं तो ये क्या निकलता है बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन में ये निकालता हूं तो क्या है, एक और चीज पूछ सकता था, यूनिट वेक्टर, एकदम ठीक, परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड B, एकदम ठीक, यही निकलता, तो A क्रॉस B कितना आया, 19j प्लस 19k अपॉन 19 रूट 2 इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर, समझ में आया, परपेंडिकुलर टू A एंड B, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B आ जाता, तो 19 हट जाता, j बाई रूट 2 प्लस k बाई रूट 2, सबको समझ में आ गया गाइस, सबको समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, मैं एक और पार्ट निकाल रहा हूं, साइन थीटा, अगर वो एंगल पूछ लेता, अगर वो बोलता एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B निकालो, तो बताओ बेटा मॉड ऑफ A क्रॉस B क्या होता है, जल्दी बोलो यार तुम लोग, मॉड ऑफ A क्रॉस B, मॉड A, मॉड निकाल रहा हूं इनटू साइन थीटा, बोलो आता कि नहीं, मॉड A मॉड B साइन थीटा, तो मॉड ऑफ A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, साइन थीटा भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन। अब देखो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना है, 19 रूट 2, समझ में आया, A का मैग्नीट्यूड बताओ, A का मैग्नीट्यूड, अरे वेक्टर A कितना था, हाँ I माइनस जे प्लस 7k, तो 1 स्क्वायर, ये आ गया, इनटू B का मैग्नीट्यूड, देख लो उधर, ये B वेक्टर है तो ये उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाता, ये तो 19 रूट 2 अपॉन कितना आता बच्चों, 49 49 98 99, और ये 2 और 2 यानी 4 4 8 और 9 17, so which implies जो एंगल आता वो ये आता साइन इनवर्स 19 रूट 2
अपॉन ये रूट 99 इंटू दिस 100 से मल्टीप्लाई करो 1700 तो ये 1600 ठीक है। तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं 1700 माइनस 17 तो 1683 आ जाता है। ठीक है 1683। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी? मैंने एक ही क्वेश्चन में 3-4 बना दी। तो ये वेक्टर ए लिख लो और ये वेक्टर बी लिख लो, दो वेक्टर हैं ए और बी। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम find area of parallelogram whose adjacent sides are represented by above vector. by above vectors। तो ऐसे हो गया भाई, ये दो एडजेसेंट साइड्स हो गई, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए हो गया 2i प्लस 3j माइनस 5k, ये एक साइड हो गई और ये दूसरी साइड हो गई। तो वेक्टर बी जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेक्टर बी 3i माइनस j प्लस के। हाँ बता दो आंसर क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ये सी आ गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी इज इक्वल टू ओ ए क्रॉस ओ बी, यानी कि 2i प्लस 3j माइनस 5k क्रॉस क्या आएगा? ये आ जाएगा। ये आ जाएगा कि नहीं? ये आ जाएगा। और अभी अभी हमने सीखा इसको हम कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट से। तो i j और k बनाइए, 2 3 माइनस 5 बनाइए, 3 माइनस 1 1 बनाइए। ठीक है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा ओ ए क्रॉस ओ बी। डायग्राम हमने दिखा दिया। i की वैल्यू लीजिए, तो व्हेन यू विल लीव दिस 3 माइनस 1 माइनस 5 माइनस j कैप 2 3 इंटू माइनस 5 प्लस k कैप माइनस 2 माइनस 9, ये आ जाए। तो 3 प्लस 5 8i 15 और ये 17j 11k, ये आ जाएगा ए क्रॉस बी। और मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? 8 स्क्वायर प्लस माइनस 17 स्क्वायर प्लस माइनस 11 स्क्वायर। एरर तो नहीं हुआ ना कहीं? एरर हो तो बता देना भाई। 64 प्लस 289 प्लस 121, ठीक है। 474 स्क्वायर यूनिट्स। देखते हैं ये सही है या नहीं। क्या कह रहे हो, सही है? अच्छा, कौन सा माइनस 2i है? माइनस कौन सा हो गया? i इंटू 3, ये तो 15 8i माइनस j इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 5 माइनस j इंटू 2 माइनस 3 इंटू माइनस 5 और k कैप माइनस 2 माइनस 9। तो जो ये माइनस होगा 2 माइनस 3 इंटू माइनस 5 प्लस, ये प्लस हो जाएगा है ना। दो आंसर इज नॉट गोइंग टू गेट। देखो गाइज यही आ रहा है ना, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। देख लो जरा,
ये नहीं, माइनस ही तो होगा ना, ये प्लस हो गया, एकदम ठीक तो है भाई। तुम अपनी कैलकुलेशन चेक करो फटाफट, ठीक तो आ रहा है। हाँ, आई वाला गड़बड़ हो गया, ये आई वाला गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया, हाँ ये गड़बड़ हो गया। क्या होना चाहिए था, 3 - 5 तो 2i होगा, ये तो ठीक है। इसमें तो -15, ये तो ठीक है। तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 4 हो जाएगा। तो 414 हो जाएगा क्या, ठीक है, हाँ 414, ठीक है। थैंक यू, हो जाती है भाई गलती, लाइव भी तो चल रहे हैं हम लोग, है ना, कैलकुलेशंस और ये। हाँ 4 आपको क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी ट्रायंगल का लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछते तो वो भी हो जाता, ठीक है। सो सी दिस क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। इसके वर्टिसेस दिए हमें, ठीक है। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं और फिर हम बाकी बातें कर लेंगे। ये ट्रायंगल बन गया जिसके की वर्टिसेस ए, बी और सी है। 1 1 2 दे दिया। हमको साइड्स नहीं दी है बेटा, ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर्स हैं ये। क्या है, पोजीशन वेक्टर्स। अब देखो पहली चीज, एरिया निकालना है। मैंने आपको बोला था कोई भी दो साइड ले लो, आउटवर्ड ले जाओ। तो मैं BC को आउटवर्ड ले लेता हूं और BA को आउटवर्ड ले लेता हूं, बस मेरे लिए एरिया आ जाएगा, CA की जरूरत नहीं है। बेटा मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप सबको समझ आना चाहिए। 3 हमने थियरी में किया था, हाफ। प्लीज देखो बेटा यहां BC क्रॉस BA, अगली क्लास में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट कराने वाला हूं ABC के टर्म में, जो क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया। क्या सबको समझ में आया, एकदम ठीक। तो अब मेरे लिए क्या जरूरी है, BC निकालना और BA। देखो बेटा BC क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। समझ में आया, तो यानी कि 1 - 2 I प्लस 5 - 3 J प्लस 5 - 5 K, तो -I प्लस 2J। आई होप यही आ रहा है BC, ये हमारा BC आ गया, ठीक है। सबका आ गया है BC बेटा, BC सबका आ गया। BC हमारा ये आ गया। अब हम क्या निकाल लें, एक हमको चाहिए BA, ध्यान से रखना, AB नहीं BA चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो BA क्या होगा वो देख लेते हैं। BA क्या होगा ये देखो, तो वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। हमें BA निकालना है, AB नहीं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A 1 हो गया I वाला, और ये B 1 - 2I प्लस 1 - 3J और फिर 2 - 5K, एकदम ठीक। तो BA कितना आ गया हमारा -I माइनस 2J माइनस 3K, सबका आ गया ये। अब एरिया जो है, हमने एरिया जो लिखा है वो एरिया क्या होगा, एरिया ये होगा, यही होगा एरिया, ठीक है ना। और इसका जब हम मैग्नीट्यूड है वो लास्ट में निकाल लेंगे, तो ये हो गया हाफ। BC क्या है बेटा, -I माइनस 2J, सॉरी BC हमारा है -I प्लस 2J क्रॉस -I माइनस 2J माइनस 3K, यही है ना भाई। चलिए, तो दैट इज हाफ तो बाहर रहने दो, IJ बना दो, IJ और K। ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3। आ गया समझ में। तो इवैल्यूएट कर लो, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ। और मैं एक और चीज चाहूंगा आप लोगों से अभी,
कि इसको ऑल्टरनेटिव भी लिख के देखेंगे और कैसे कैसे निकल सकता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हाँ, वो हमें आना चाहिए। आई इंटू -6 -0 हो जाएगा, +0 इनफैक्ट, -j लेंगे तो ये गया 3 +0 आ जाएगा, +k 2 +2 हो जाएगा। तो हाफ क्या आया, -6i -3j +4k आएगा। तो मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी देखो क्या आएगा। तो इसको वो कर लेते हैं, -3i -3/2j +2k आएगा। तो ये आएगा अंडर रूट स्क्वायर एक मिनट, हाँ ठीक है, ये आ गया हमारा +2 तो 9 + 9/4 +4 आ जाएगा। यही आ रहा है ना, 9 + 9/4 प्लस दिस, तो ये कितना आ जाएगा 36 एकदम ठीक, +9 एकदम ठीक, +16 एकदम ठीक, /4। तो ये एकदम ठीक √61/2 स्क्वायर यूनिट्स आएगा, ये एरिया आएगा, ठीक है। दिस विल बी द एरिया। पर जो मैं एक और चीज आपसे चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में, ये तो आप कर ही लो, कि व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव। अगर मैं BC क्रॉस BA नहीं लिखता तो एरिया देखो बेटा, एरिया कैन ऑल्सो बी BC क्रॉस CA का हाफ। आप देख लो, ये भी चलेगा। और हाफ अगर AB है तो AB आगे आएगा, ठीक है ना, हाफ ये। तो हमको ये देखना आउटवर्ड कैन ऑल्सो बी CA क्रॉस AB, कैन ऑल्सो बी CA क्रॉस AB, ये भी एरिया देगा। CA देखो, CA बाहर की तरफ जा रहा है और ये दोनों आउटवर्ड, समझ में आया, CA क्रॉस AB, इनसे भी यही एरिया आपका निकल के आता। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है, यही एरिया आपका निकल के आता। आपको समझ में आ गया होगा। So that's it for today's class. In next class we will continue with good questions of vectors. क्रॉस प्रोडक्ट के और अच्छे हम क्वेश्चंस करेंगे और मिसलेनियस भी टेकअप करने की कोशिश करेंगे। So next live class में we'll try to wind it up, and till then keep practicing vectors, right? And do subscribe our channel, keep sharing, stay safe, and this is Keshav Agarwal saying bye. Thank you guys.